जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को दिया था यार, रजिस्टर खोलिएगा इधर। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है मेरी? ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज काइंडली ठीक है जी? ये क्वेश्चन नंबर 2 एक होमवर्क के तौर पे दिया था, तो ट्राई किया उसे? अपना आंसर सामने रखें, एक दो फिगर जरा सॉल्व करवाएं। जी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बेटा बस बनाना था। जिन जिन फिगर्स में इशू है फिर मुझे साथ साथ एक्सप्लेन कर दीजिएगा, मैं समझा देता हूँ। ब्रॉड डाउन सबको मिल गया? ब्रॉड डाउन मिल गया था सर। सबसे पहले बेटा एक एडिशन है, हो सकता है जिस तरह आपको सामने नजर आ रहा है, आपने इस तरह लिखने की बजाय कैश के अगेंस्ट 30 और पेएबल के अगेंस्ट 50 लिखा हो, लेकिन फाइनली इन दोनों का जो सम है वो 80 ही है। ब्रेकअप शायद इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ऑपोजिट साइड के रेफरेंसेस दो, तो ये ठीक है प्लीज? एनी कंफ्यूजन? 80,000 से एडिशन है या 30,000 से? एडिशन 80 से ही है, बाकी जो पैसे देने वो सिंपली एक लाइबिलिटी है, और जब पैसे देंगे तो फिर वो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। मीन्स टू से डेप्रिसिएशन आप 80 पे इस साल चार्ज करेंगे या फिर 30 पे? एसेट ने डेप्रिशिएट होना है, तो एसेट आपने खरीद लिया, बस पैसे रहते हैं, तो पैसे जो रहते हैं वो इंशाल्लाह पे हो जाएंगे। क्रेडिट साइड पे फिर एक डैमेज का लॉस था। एसेट अकाउंट में जो एंट्री होती है वो सेल प्रोसीड्स की नहीं होती है, वो किस चीज की होती है, या किसकी या कॉस्ट पे डिस्पोजल की एंट्री होती है या डब्ल्यूडीवी पे। एसेट अकाउंट क्योंकि डब्ल्यूडीवी पे था, तो इसलिए फिर डब्ल्यूडीवी पे 1 दिसंबर वाले दिन आपने एक डिस्पोजल की डबल एंट्री करनी थी, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। डिस्पोजल अकाउंट की जरूरत नहीं थी, लेकिन मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे डिस्पोजल के रेफरेंस से 144,000 सही कैलकुलेट हो गए। 144,000 डब्ल्यूडीवी। मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, अगर इशू है तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, अगर हो गया तो टाइम फिर वेस्ट नहीं करते। तो ओके प्लीज ये पहले फिगर डिस्पोजल की। नेक्स्ट वन फिर मेरा ख्याल इसी साल एक और डिस्पोजल भी है, इसी साल ये, तो उसकी डब्ल्यूडीवी बनती है 18,250। 20,000 डब्ल्यूडीवी दी तो हुई थी, लेकिन फर्दर 7 मंथ्स की डेप्रिसिएशन अभी और चार्ज करके फिर आपने फाइनल डब्ल्यूडीवी बनानी थी। तो इस 18,250 में कोई इशू? ओके है सर। देन उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन सॉल्व होनी थी। डेप्रिसिएशन की वर्किंग आप लोगों ने की होगी है? क्या आंसर आया डेप्रिसिएशन का? 84324,279। ओके, यहाँ थोड़ा सा तरतीब शायद ऊपर नीचे हुई भी है, लेकिन आप उसी सीक्वेंस से कीजिएगा। सबसे पहले आपने लिखा होगा ओपनिंग डब्ल्यूडीवी को, लेस क्या किया होगा, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल्स मिल जाती हैं, फिर फुल ईयर की डेप्रिसिएशन आ जाती है, फिर डिस्पोजल की निकाल ली आपने, और फाइनली एडिशन के मंथ्स जरा बता दें, एडिशन के मंथ्स बता दें। 9 कहां से कहां तक? डेट्स होंगी ना भाई, कहां से कहां तक 9 गिने? अक्टूबर से गिने रहे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून, ईयर एंड आपका जून पे आ रहा था। एनी कंफ्यूजन इन दिस फर्स्ट ईयर? दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका आई एम अज्यूमिंग कि आपने सॉल्व किया होगा यार। कौन सी बताएंगे तो बता पूछूंगा। डिप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं या डिस्पोजल की बात कर रहे हैं?
डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, डिस्पोजल की? डेप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन की एंट्री जरा वर्किंग करवाई करी, जिन लोगों ने सॉल्व किया जरा फिगर्स लिखवाएं। डेप्रिसिएशन की फिगर्स लिखवानी है काइंडली प्लीज। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लिखवाएं। 566,000,000 less opening WDV of disposal। जस्ट एक मिनट बड़ा, जस्ट एक मिनट। अच्छा, इसमें ना आप कोशिश यही करनी है आपने कि नए नए तरीके अडॉप्ट ना किए जाए, बस जिस तरीके से एक दफा वर्किंग समझ आ गई है उसी को बार बार क्वेश्चंस में ढूंढा जाए। अब डिस्पोजल्स दो ही हैं, तो एक डिस्पोजल की ओपनिंग WDV है 153,956 और दूसरी डिस्पोजल की तो ओपनिंग WDV क्वेश्चन में गिवन थी 20,000। तो ओपनिंग WDVs ऑफ डिस्पोजल ढूंढनी थी आपने, तो एक 153,956 है और दूसरी ये 20,000 है। नहीं समझ आ गया? तो वन डिस्पोजल, फर्स्ट डिस्पोजल 153 लिखवा दें फिर, 153,956 और दूसरी डिस्पोजल की WDV 20,000। ये किस दिन की WDV लेनी है आपने? बिगिनिंग ऑफ द ईयर है ना ओपनिंग WDV। ओपनिंग में से ओपनिंग WDVs निकाल दें और फिर वो एसेट्स आ जाएंगे आपके पास जो फुल ईयर यूज हुए हैं। फिगर बताइएगा। सॉरी, 54,86,044 multiplied by 15%। आंसर 822,907, 906 है 7। अब देख लें राउंड ऑफ कर लिया कि नहीं सही तरह। डिस्पोजल्स की डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल्स, फिगर्स लिख रहा हूं। एक की पहले की थी 9622 और 1750। डेप्रिसिएशन ऑफ सेकंड डिस्पोजल, फर्स्ट एंड सेकंड। और फाइनली डेप्रिसिएशन ऑफ एडिशन 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 15% इंटू अक्टूबर से जून तक 9/12, 9,000। सम बना 843,279। ठीक है, मिल गई मिस्टेक। नहीं, ये तो कल वाले क्वेश्चन में भी हुआ था, एक ही साल में 2 डिस्पोजल्स। तो अगर एक साल में एक से ज्यादा डिस्पोजल्स हैं तो जितनी भी डिस्पोजल्स हैं उनकी ओपनिंग WDV माइनस कर दें ताकि फुल ईयर यूज वाले एसेट्स आ जाए, उन पर डेप्रिसिएशन निकाल लें और बाद में फिर जो जो रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड बनता है डिस्पोजल्स का उसकी वर्किंग कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढना जरा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखें जी। क्वेश्चन नंबर 3 जो कल कर रहे थे उसमें बेटा एक से ज्यादा डिस्पोजल्स आई थी। ओपनिंग WDV बस कैलकुलेट करनी पड़ी थी क्योंकि लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग था, वरना लेस ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल। तो एक है तो एक ही फिगर, एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा आ जाएगी जी। एनी अदर कंफ्यूजन जी? फर्स्ट ईयर कर लिया है ना सबने वैसे जी। सेकंड ईयर में आ जाए। सेकंड ईयर की किसी फिगर में प्रॉब्लम? एक सेकंड ईयर में भी शायद डिस्पोजल थी, तो कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। अगर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर नहीं है तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और एसेट क्रेडिट वाली जो एंट्री है ये WDV ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल की बेस पे होनी है और उसकी फिर आपको फिगर्स ढूंढनी है। एनी कंफ्यूजन जी फाइनली? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई और फिगर डिस्कस करने वाली है? चलें फिर एक और क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 ढूंढना जरा। रिया कोट स्टील
जरा कॉन्सेप्ट रिफाइन करके फाइनल कर लें जरा। जिया कोट स्टील्स मिल जाएगा? करें शुरू? पढ़ें जी, रिक्वायरमेंट देखना जरा एक नजर। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड तो अलग एजेस बनने जी। फॉर द ईयर एंडेड है 30 जून 13, तो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा 1 जुलाई 2012। Complete silence, please. Ziacode Steel Works provide depreciation of plant and machinery at the rate of 20% per annum on diminishing balance method. On 1st July 2012, the balance of plant and machinery account were given 7,12,000 and 240,000 respectively. क्या given है? हाँ जी, cost accumulated depreciation का brought down given है। A machine which was purchased on 1st January 2010 for rupees 1 lakh was sold on 31st March 13 at rupees 50,000. एक disposal आ गई है। Only one new machine was purchased during the year ended 30th June 2013, costing 60,000. इससे अगली लाइन पर अंडरलाइन कर लें। The machine was received in the factory on 1st October 2012 and was installed on 1st January 13. सिर्फ ये एक पॉइंट नया है जिसकी वजह से शायद एक क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है। मशीनरी की कॉस्ट क्या है? पढ़ के पीछे नहीं, जो मशीनरी नहीं परचेज हुई इस साल उसकी कॉस्ट क्या है? 60,000। वो मशीन रिसीव कब हुई और इंस्टॉल हुई 1 जनवरी पे, तो एडिशन तो 60,000 से ही है, लेकिन सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि इसकी डेप्रिसिएशन किस दिन से शुरू होगी। इसमें आपने कुछ वर्ड्स पहले जिंदगी में सुने होंगे। डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, एंड व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज, जब इंस्टॉल हो जाए, वर्किंग कंडीशन में आ जाए। तो डेप्रिसिएशन आप फिर 1 अक्टूबर से नहीं 1 जनवरी से चार्ज करेंगे। तो एक छोटा सेंटेंस है रिक्वायरमेंट के नीचे अपने हाथ से लिख लें, बाकी फिर इंशाल्लाह आगे जब चीजें आएंगी तो वहां लिखा होगा। डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। एसेट मिल जाना रेलिवेंट नहीं है, जिस दिन से एसेट अवेलेबल फॉर यूज होगा वहां से ऑनवर्ड्स आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। एक छोटा सा नोट लिख लेना। डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। क्या मतलब ऐसे अवेलेबल फॉर यूज? इस मतलब काबिल इस्तेमाल हो जाए, और अगर एसेट इंस्टॉल होना है तो फिर कम से कम, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपने एसी खरीदा है तो एसी कब अवेलेबल फॉर यूज होगा? जब इस कंडीशन में आ जाए कि आप उसे ऑन कर सकें, तो इंस्टॉलेशन होगी, वायरिंग होगी, तभी वो इस कंडीशन में आएगा। तो व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। बाकी क्वेश्चन आप इंडिविजुअली शुरू करें और मेरा ख्याल कंप्लीट करना चाहिए। जो नया पॉइंट था वो मैंने बता दिया। आज जरा 2-3 क्वेश्चन जरा मेरे सामने कर लें ताकि मुझे भी जरा आइडिया हो जाए कि कहाँ तक हो रहा है और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठा हूँ जस्ट इस वजह से कि क्वेश्चन आप इंडिविजुअली कर रहे हैं, और प्लीज सब लोग जरूर कीजिएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, जरा देखें खुद से कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही है, और इंडिविजुअली प्लीज करें, यूज कैलकुलेटर, अपनी अपनी वर्किंग करें, साथ वालों को डिस्टर्ब नहीं करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बट आप भी प्लीज सर क्वेश्चन सॉल्व करें सर, आंसर ढूंढ लिए। थोड़ा आगे आ जाए, बहुत पीछे बैठ गए, जगह है। गलतियों से नहीं घबराना सर, गलतियां करेंगे तो इम्प्रूवमेंट होगी, फिर ही याद रहेगा कि क्या मिस्टेक हुई थी।
ये बेटा एक ही मशीन है, ओनली वन, तो एक ही मशीन है, उसी की डाल। नहीं बेटा इसी साल में परचेज हुई है, जून फॉर द ईयर एंडेड जून 30 2013 में ये मशीन परचेज है। तो इस में किस डेट पे परचेज है नीचे ये बताएगा। फैक्ट्री में मशीन आई 1 अक्टूबर 2012 को, ईयर एंड आपका 1 जुलाई से शुरू होके 30 जून का एंड हो रहा है। तो इसी साल की 1 अक्टूबर डेट पे एसेट फैक्ट्री में आया, लेकिन वो इंस्टॉल हुआ जाके मिडिल ऑफ द अकाउंटिंग है, तो इसी साल ही मशीन परचेज हुई। सब लोग प्लीज कंप्लीट करें। हाँ जी, अवेलेबल फॉर यूज बेटा 1 जनवरी, नहीं डेप्रिसिएशन ठीक नहीं है। अवेलेबल फॉर यूज से ऑनवर्ड्स है ना बेटा, तो अवेलेबल फॉर यूज से मशीन कब हुई है, 1 जनवरी या 1 अक्टूबर, तो 6 मंथ्स। फिगर्स मुझे लिखवानी है आप लोगों ने, सब लोग लिखें अपनी अपनी, मैं इंडिविजुअली पूछनी फिगर्स। क्या है डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड ऑफ डिस्पोजल, अब 6 कर, क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करें। डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेट 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करें। नेक्स्ट 6।
फिर यही फ्रेम बेटा ठीक है आपका। आप क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करें। नहीं बेटा फिगर आपकी ठीक नहीं है, आप कंप्लीट करें अभी। मंथ्स गिनने में प्रॉब्लम आ रही है, जरा सही तरह मंथ्स गिन। चलिए 5 मिनट्स में कंप्लीट करें, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो लोग कर रहे हैं कंप्लीट करें ये 5 मिनट्स में, फिर डिस्कस कर लेते हैं जहाँ जहाँ इश्यूज हैं। नहीं बेटा ये भी फिगर ठीक नहीं है आपकी, 51360 नहीं है। तो डेज की कैलकुलेशन, मंथ्स की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम लग रहा है, दोबारा चेक करना, फिर मैं भी डिस्कस करूँगा।
ये कहाँ तक पहुंचा जी क्वेश्चन नंबर 5? कौन कौन कर रहा है अभी जरा बता दें, मैं रुक जाता हूँ 2-3 मिनट और। चलें करें काइंडली, अपनी तरफ से वाइंड अप करें, फिर जो इश्यूज हैं अभी डिस्कस कर लेते हैं। चलें जी जरा चेक कर लें क्या मिस्टेक्स हैं। कर रहे हैं भी या रुके हुए? अगर कर रहे हैं तो मैं रुक जाता हूँ, लेकिन अगर स्टक हैं तो फिर करें शुरू। ब्रॉड डाउन क्या था जी? प्लांट एंड मशीनरी एडिशन 60,000, डिस्पोजल की कॉस्ट 1 लाख, ठीक है। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का ब्रॉड डाउन, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का ब्रॉड डाउन 240, ठीक है, 240,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल आपने फाइंड आउट करनी थी। क्या आंसर आया? 51040। आगे जिनका नहीं है जरा गौर से देखें वर्किंग। फर्स्ट ईयर में बेटा जिस साल ये एसेट खरीदा गया था 1 जनवरी 10 पे, तो उस वक्त उस साल में 6 मंथ्स बनते हैं। 6/12 समझ आ गया था। 30 जून आपका ईयर एंड है। देन उसके बाद फिर 2011 वाला साल कंप्लीट हुआ है, 2012 वाला, और जिस ईयर में डिस्पोजल है 31 मार्च पे, उसमें फिर फर्दर 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आएगी डिस्पोजल से पहले, ठीक है प्लीज। तो डब्ल्यूडीवी बनी ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल 48,960, और कॉस्ट और डब्ल्यूडीवी में फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डिफरेंस आ गया 51,040। सही है फिगर्स जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ये आपका बेटा ठीक हो गया? आपका जो आंसर आ रहा था 51,360, कोई वर्किंग में इशू है तो बता दें मंथ्स में। एंट्री बोल दें कैंडी 51040 की। 51040 की एंट्री बता दें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, लेकिन क्योंकि बेटा डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाना आपने, इसलिए आपको सिर्फ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में डेबिट साइड पे फिगर नजर आएगी। फाइनली फिर
डेप्रिसिएशन की भी वर्किंग करवा दें, वर्किंग नंबर 2। स्टार्टिंग पॉइंट बोल दें। अगर किसने गलती ठीक करनी है तो वर्किंग 1 में वो मुझे बता दिया करें ना, फिर मैं इसलिए पूछ रहा था। अगर ये 51040 कोई लिख रहा तो बता दें, ये वर्किंग ठीक करनी है अगर। ओके प्लीज, आप लिख रहे थे। डेप्रिसिएशन पे आएंगे। ओपनिंग डब्ल्यूडीबी कैसे बनी? 712 माइनस 240, 6,75,000। प्लीज फाइनल बता दें क्या लेस होना होता है। ओपनिंग डब्ल्यूडीबी ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूडीबी में से ओपनिंग डब्ल्यूडीबी ऑफ डिस्पोजल ढूंढ दें जरा। 57600 ओके है प्लीज। अब इससे फिर आपके पास ओपनिंग एसेट्स आ गए, मल्टीप्लाइड बाय 20%, डेप्रिसिएशन आ गई। डिस्पोजल वाले एसेट पे 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई है 8640, और एडिशन 1 अक्टूबर पे है तो सही, लेकिन अवेलेबल फॉर यूज 1 जनवरी पे होने की वजह से जनवरी से जून तक 6 मंथ्स बन जाएंगे। ठीक है, 60,000 सॉरी 60,000 इंटू 20, सॉरी 60,000 शायद 60,000 इंटू 20% और इंटू 6/12। जी बेटा, डिस्पोजल 1 लाख है इस तरह से, क्योंकि एसेट की कॉस्ट 1 लाख है और एसेट अकाउंट क्योंकि कॉस्ट पे लदा बन रहा है एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर होने की वजह से, तो फिर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे 1 लाख से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह की ये मिस्टेक्स अब प्लीज खत्म होनी चाहिए। अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है तो डिस्पोजल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगी एसेट अकाउंट में, और अगर डब्ल्यूडीवी पे एसेट अकाउंट है तो अकॉर्डिंगली फिर आप डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करेंगे। जी ठीक है जी, प्लीज फिगर एप्रिसिएशन। एनी इशू प्लीज? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अब करना जी अपना। जो लोग जिन लोगों ने स्टार्ट नहीं किया क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जिन्हें कर लिया बाकी करने दें यार, जरा सही तरह मुझे आइडिया हो कि कहाँ कहाँ फंस रहे हैं। ये 1 लाख का इशू रिजॉल्व है जी? 1 लाख का इशू प्लीज। उसकी बड़ा मांगा उसने नहीं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं, और अगर रिक्वायर्ड नहीं तो फिर मेरा ख्याल टाइम वेस्ट भी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करें इंडिविजुअली, इसकी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, कोशिश करें माइंड अप हो। नहीं एज यू लाइक, इकट्ठा बनाना है, इकट्ठा बनाना है। नेक्स्ट ईयर का भी मांग रहा है। जी हुक्म करें जी, मतलब कौन सी फिगर नहीं क्लियर हो रही? एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है तो डिस्पोजल आपने नोट किया था कि फिर कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है, और अगर एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे है तो फिर वो हम कल क्वेश्चन कर रहे थे, डब्ल्यूडीवी से डिस्पोजल के डब्ल्यूडीवी से एसेट की डिस्पोजल रिकॉर्ड हो जाएगी। ये बेटा आप उसके डिस्कशन से अवॉइड करें यार, क्वेश्चन कर रहे हैं प्लीज, बातें कर रहे हैं, बातें तो हो ही रही हैं, क्वेश्चन भी करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 खामोशी से करें। कैसे पता चलता है कि एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है या डब्ल्यूडीवी पे है? क्वेश्चन पढ़ के बेटा पता चलता है। अगर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग बन रहा है तो इसका मतलब एसेट अकाउंट फिर कॉस्ट पे है, और अगर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर नहीं बन रहा तो फिर इसका मतलब होता है कि एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे है। ठीक है सर, अपना अपना बेटा करें, इसका क्या फायदा है क्वेश्चन करने का? कोई नहीं, मिस्टेक्स हो जाने दे, खैर है, ठीक हो जाएंगे। प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है सर।
जी फहीम साहब ठीक है। स्पीड अप हो जाए जरा, कुछ और आगे पढ़ लेते हैं, बस 10 मिनट से ज्यादा ना लगाए घंटे। जी फहीम ठीक है, 18,600। जी मुजावर साहब, इंशाल्लाह बात करेंगे जब जरूरत पड़ेगी।
जी ठीक है जी, 30600। ये ठीक है फिगर 80100 कंप्लीट करें जी प्लीज, आपस में बातें ज्यादा होती जा रही हैं। अगर 2009 में कुछ नहीं हुआ, ये कहना तो मुनासिब नहीं है। एडिशन डिलीशन अगर नहीं भी है तब भी डेप्रिसिएशन तो आएगी ना। 2009 में जो एसेट्स यूज हुए उनकी डेप्रिसिएशन तो आएगी ना। तो ठीक है, एडिशन डिस्पोजल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ओपनिंग एसेट्स है वही पूरा साल यूज हुआ।
उनकी उस साल की डेप्रिसिएशन तो आएगी। ये कहाँ तक पहुंचे नहीं? रिक्वायरमेंट 1 हो रही है 2 हो रही है? जो लोग कर रहे हैं कहाँ है? हो गया कंप्लीट है? वैसे नींद पूरी हो रही है। चलो अगर कुछ रह गया तो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। अभी फिलहाल कुछ घंटा जो रह गया तो कुछ और पढ़ लेते हैं। हो तो रहा है ना प्लीज? चलो जो रह गया वो घर से कंप्लीट करें। रजिस्टर का एक नया पेज निकाला था। रजिस्टर का एक नया पेज निकालें, छोटी सी एक नई चीज आज इसका खत्म कर लें। अगर क्वेश्चन रह गया कंप्लीट करने वाला तो घर से कर लीजिएगा। फिर कोई इशू हुआ तो नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा। एक हेडिंग लिखें प्लीज, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, एक्सचेंज ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। चलिए आवाजें बिल्कुल खत्म हो जाए प्लीज। एक्सचेंज ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर कोई पुराना एसेट दे के उसकी जगह नया एसेट ले लिया है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? एक्सचेंज, पुराना दे के अगर नया ले लिया। एक एग्जांपल का छोटा सा डाटा लिखना जरा। सपोज एन ओल्ड मशीन, हेडिंग के बाद जरा एग्जांपल लिखना। सपोज एन ओल्ड मशीन costing rupees 7,50,000 having accumulated appreciation of rupees 6 lakh is exchanged against a new machine costing rupees 5 lakh. The business settled the transaction by paying cash of rupees 3,80,000. A machine costing 7,50,000 having accumulated depreciation of rupees 6 lakh is exchanged against a new machine costing rupees 5 lakh, and the business finally settled the transaction by paying a cash of 3,80,000. जो लोग लिख लें जरा पढ़ के जरा थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लें, फिर मैं समझाता हूँ।
नोटेड है सर? नोट कर लिया सर। क्या हुआ बेटा? पुरानी मशीन खरीदी कितने की थी? कुछ अर्सा यूज किए? यूज करने से मशीन में कितनी कमी आई है? इट मीन जब मशीन एक्सचेंज हुई है तो उसकी WDV क्या रह गई थी? 150,000 उसकी WDV रह गई थी। नई मशीन जो उसके बदले ली है, अब एक्सचेंज का मतलब क्या है? पुरानी विजुलाइज करें करनी, आप एक्सचेंज कर रहे हैं तो पुरानी मशीन आपने दी है और नई मशीन ली है। तो नई मशीन ली है उसकी कॉस्ट क्या है? और उस नई मशीन के बदले आपने फाइनली पैसे कितने दिए हैं? आपने नई मशीन के बदले कितने कम पैसे दिए? ज्यादा दिए। 5 लाख रुपए की नई मशीन थी, आपने कितने पैसे दिए हैं? 3,80,000। तो कितने कम पैसे दिए? 1,20,000 कम दिए। क्यों कम दिए? पुरानी मशीन दी है। तो पुरानी मशीन की वजह से हमें कितने कम पैसे देने पड़े हैं? असल में बेटा जब आपने पुरानी मशीन जाके रखी होगी और कहा होगा मुझे इसके अगेंस्ट नई मशीन चाहिए, तो जो सप्लायर है मशीन्स का, उसने आपकी पुरानी मशीन की कोई WDV नहीं देखनी, उसने मार्केट वैल्यू देखनी है। और जो भी सेटलमेंट हमारी होनी है वो मार्केट वैल्यू के बेस पे। अगर फॉर एग्जांपल ये एक्सचेंज ना होती, ये सिंपली ये नई मशीन हम खरीद रहे होते, तो 5 लाख की ये मशीन है, आप 5 लाख की मशीन ले लेते और 5 लाख कैश पे कर देते, ऐसे ही होना था ना ये। लेकिन अगर ये एक्सचेंज हुआ इस तरह से तो आपको 5 लाख की मशीन के अगेंस्ट बस 3,80,000 देना पड़ा है। तो जो आपने 1,20,000 नहीं दिया, वो क्यों नहीं दिया होगा? क्योंकि आपकी मशीन की मार्केट वैल्यू 1,20,000 लगी होगी और आपने भी निगोशिएट किया होगा, आपने ज्यादा से ज्यादा मार्केट वैल्यू लेने की कोशिश की होगी, सप्लायर ने भी निगोशिएट किया होगा, फाइनली लग रहा है कि 1,20,000 एग्री हुआ है, लेकिन ये 1,20,000 डिफरेंट है हमारी WDV से। तो फाइनली अगर गौर से देखा जाए तो क्या इस एक्सचेंज पे हमें कोई फायदा हो गया है या लॉस हो गया है? किसको किससे कंपेयर किया आपने? WDV को किससे कंपेयर किया? एक 120 से कंपेयर किया। तो ये जो 120 होता है इस एक्सचेंज में, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट एंड द कैश पेड, इसको इस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं ट्रेड इन अलाउंस। क्या वर्ड बोला मैंने? ट्रेड इन अलाउंस कैलकुलेट कैसे होता है? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कैश पेड अगेंस्ट द न्यू एसेट। 5 लाख क्या था? तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट? 5 लाख। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश पेड? 3,80,000। व्हाट इज 120? हाँ जी, नाम बेटा इसका ट्रेड इन अलाउंस है, लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग ये 120 है क्या? ये असल में ट्रेड इन अलाउंस का मीनिंग है मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू एसेट या ओल्ड एसेट? मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। दोबारा गौर से देखें, नया एसेट है 5 लाख का, हम पे कितना कर रहे हैं? 380। कितना कम दे रहे हैं? क्यों कम दे रहे हैं? पुराना एसेट साथ दिए, तो पुराने एसेट की मार्केट वैल्यू क्या लगी होगी? नया एसेट 5 लाख का है, आपने कहा होगा यार मैं पुराना भी दे रहा हूँ, तो देयरफॉर बताओ मैं कितने पैसे दूं? तो अगर 380 दिए हैं तो इसका मतलब आपका पुराना एसेट मार्केट में 1,20,000 का था। तो ये मार्केट वैल्यू ऑफ द ओल्ड एसेट, अगर उसको उसी का टेक्निकल नाम, ये अकाउंटिंग नाम ट्रेड इन अलाउंस है। तो अब इस ट्रेड इन अलाउंस को कंपेयर होना है WDV से, और देन फिर आपको पता चलेगा कि एक्सचेंज में गेन हुआ है या लॉस हुआ है। सिंपल डिस्पोजल अगर हो जाए कैश के अगेंस्ट, तो फिर गेन लॉस कैसे आता था? सेल प्रोसीड्स
और WDB को कंपेयर करते थे। लेकिन अगर एक्सचेंज हो जाए तो फिर आप किसको किससे कंपेयर करते हैं? नहीं, न्यू मशीन मेरा ख्याल नहीं। गेन और लॉस ऑन एक्सचेंज अगर आपने कैलकुलेट करना हो, गेन और लॉस ऑन एक्सचेंज, तो पुराने वर्ड्स क्या थे? सेल प्रोसीड्स एंड WDB का डिफरेंस लें। यहाँ सेल प्रोसीड्स की जगह वर्ड आ रहा है ट्रेड इन अलाउंस। मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट मींस ट्रेड इन अलाउंस, तो सेल प्रोसीड्स की जगह वर्ड क्या आया? ट्रेड इन अलाउंस, और एज इट इज WDB ऑफ द ओल्ड एसेट वर्ड आ रहा है। तो क्या बस फर्क पड़ा? सेल प्रोसीड्स की जगह ट्रेड इन अलाउंस और WDB ऑफ द ओल्ड एसेट। फिगर्स बताएं क्या है? 120 और WDB क्या है? 150। डिफरेंस क्या है? 30। अब नेगेटिव भी आ रहा है वैसे, लेकिन ज्यादा बेहतर तरीका यही है याद रखने का लॉजिकली कि मार्केट अगर ट्रेड इन अलाउंस कम है तो लॉस है, और अगर ट्रेड इन अलाउंस मींस मार्केट वैल्यू ऑफ द ओल्ड एसेट ज्यादा लगी है तो फिर गेन भी हो सकता है। हमारे इस केस में एक नेगेटिव आंसर आ रहा है माइनस करके, तो व्हाट इज दिस? गेन ऑन डिस्पोजल या लॉस ऑन डिस्पोजल? लॉस ऑन एक्सचेंज बल्कि शायद सही वर्ड है। बात प्लीज समझ आ गई है? एक्सप्लेन कर लें जरा ठीक लिखेगा, मैंने जरा साथ साथ समझाते हुए लिख दी। एक WDB लिखे पहले, फिर ट्रेड इन अलाउंस का क्वेश्चन लिख लें, और ये सारा नीचे लिखेगा आप लोग एक्सप्लेन करके। WDB ऑफ ओल्ड एसेट सबसे पहले, फिर ट्रेड इन अलाउंस, और उसके बाद फिर नीचे एक्सप्लेन करूँ। मुजम्मिल साहब सेल प्रोसीड बेटा वही है जो पिछले दिनों में डिस्कस हुई है, तो आप काइंडली अगर पिछले दिनों की डिस्कशन को एक दफा सही तरह सुन ले तभी ये बात मेरे ख्याल सही समझ आएगी। कैसे कंपैरिजन करें? वैसे ही कंपैरिजन करेंगे जैसे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 दिनों में हो रहा है, ठीक है? तो किसी वजह से अगर प्लीज चीजें रह जाएं तो इस तरह तो बेटा यूजलेस हो जाएगा। तो काइंडली प्लीज पिछली चीजें मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, अगर कभी रह जाएं तो जरूर कंप्लीट करें। ये मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट समझ आता है? नहीं मतलब जो 120 कैलकुलेट हुआ है, ये दोबारा लिखते हुए जरा सही तरह सोच लीजिएगा, फिर मैंने एक बस 2 क्वेश्चंस पूछने आपसे। क्या WDB और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस हो सकता है? हो सकता है सर, बट WDB तो आती है एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन माइनस करके, और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन तो एस्टिमेटेड फिगर है कि हमारा एसेट कितने से कम हो रहा है। मार्केट की फ्लक्चुएशंस डिफरेंट हो सकती हैं, तो मार्केट वैल्यू मे बी मोर देन और लेस देन द WDB। मोर देन है तो गेन होगा और लेस देन है तो लॉस होगा। वाई लॉस है? मार्केट वैल्यू इज लेस देन WDB। हमारा बुक्स में हमारा एसेट 150 का है और इसकी मार्केट वैल्यू लगी है 1,20,000, तो 30,000 का नेट करके हमें लॉस हो रहा है। क्या डिफरेंस है नॉर्मल डिस्पोजल में और इस एक्सचेंज में? क्या कोई सिमिलरिटी है? नहीं, सिमिलरिटी वो तो ठीक है, टर्म्स अपनी जगह। क्या इस ट्रांजैक्शन में और डिस्पोजल ट्रांजैक्शन में कोई सिमिलरिटी है? पुराना एसेट जा रहा है बेटा, दोनों में कॉमन क्या है? पुराना एसेट जा रहा है। डिसिमिलरिटी क्या है? कैश आने की बजाय नया एसेट आ रहा है, कैश वाला एसेट आने की बजाय नई मशीन वाला एसेट आ रहा है। नेट इफेक्ट क्या है? क्या जा रहा है क्या आ रहा है? थोड़ा और डेप्थ में अगर देखें तो ओल्ड मशीन भी जा रही है, कैश भी 3,80,000 जा रहा है, और उसकी जगह एक नई मशीन आ रही है। कौन कौन सा हमारा एसेट जा रहा है? ओल्ड मशीन और कैश वाला एसेट जा रहा है और न्यू मशीन आ रही है। ओल्ड एसेट कितने वाला जा रहा है?
वन, अब ओल्ड एसेट हमारी बुक्स में कितने पे था? या 150 पे होगा या 750 पे होगा। एसेट अकाउंट में या कॉस्ट पे होगा या डब्ल्यूडीवी पे होगा। ठीक है, नेट इफेक्ट सही कह रहे हैं आप। 750 माइनस 6 लाख, 150 वाला नेट करके एसेट जा रहा है, और 150 वाला एसेट ओल्ड व्हीकल, ओल्ड मशीन, साथ 3,80,000 कैश जा रहा है, और उसके बदले में क्या आ रहा है? न्यू मशीन आ रही है। क्या क्या जा रहा है? चलिए ये कह रहा है ओल्ड मशीन और कैश जा रहा है, उसकी जगह एक न्यू मशीन परचेज हो रही है। ठीक है सर। देन सर अभी इसकी भी हमने डबल एंट्रीज बनानी है, एक सारा प्रोसीजर लिखना है। इफ लेजर्स आर प्रिपेयर्ड, इफ लेजर्स आर नॉट प्रिपेयर्ड। वैसे इससे पहले कमेंट्रीज में एक आखिरी चीज दोबारा और सारा डाटा देखें, ये वाला जो लिखा हमने। अगर फॉर एग्जांपल पुरानी मशीन को हम सिंपली बेच देते, इसी ट्रांजैक्शन में सपोज एक्सचेंज की बजाय पुरानी मशीन को जस्ट मार्केट में बेच देते, तो आप बताएंगे वो कितने पे बिकती? 150 तो ख्वाहिश होती ना बेटा, तो कम से कम 150 पे तो बिके। लेकिन बेस्ड ऑन दिस डाटा क्या मार्केट वैल्यू पे मशीन बिकती? 120 हो। क्या ये भी हो सकता था कि हम पुरानी मशीन पहले बेच देते, 120 वहां से कैश लेते, और 380 अपनी जेब से और निकालते, बराबर 5 लाख करते, और जाके नई मशीन 5 लाख पे ले लेते? दोबारा ये मशीन अगर हम इस डाटा के मुताबिक बेचते तो 120 की सेल हो जानी थी मार्केट वैल्यू पे। तो ये भी तो हो सकता था हम 1,20,000 लेते और अपनी जेब से 380 और निकालते, टोटल कितना कर लेते, और ये 5 लाख के बदले क्या कर लेते। लेकिन हमने क्या चूज किया, अब ये वर्ड्स मेरे गौर से सुनो। 120 लेने की बजाय, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह के लोग नहीं हम कि 120 लेने की बजाय दे दिए। 120 कैश लेने की बजाय हमने 120 कम कैश दे दिया। कम कैश दे दिया, ज्यादा दे दिया? एक तरीका ये हो सकता है ना, 120,000 पूरा लेते, अपनी पॉकेट से 380 और निकालते, 5 लाख पूरा पे करके नई मशीन ले लेते। लेकिन रादर देन के 1,20,000 लेते और फिर वो 120 दोबारा देते, हमने नेट करके 380 ही दे दिया है और 5 लाख की मशीन ले ली। नहीं समझ आई? क्या करके भी क्या हो सकता था, 120 कैश पकड़ के 3,80,000 में ऐड करके पूरा 5 लाख दे के भी हम कैश एसेट ले सकते थे। लेकिन रादर देन के एक हाथ से 120 लें, दूसरे हाथ से 120 दें, एक्सचेंज सिंपली हुआ, तो हमने 120 कैश पकड़ने की बजाय अपनी जेब से बस डिफरेंस जो था 380 कैश दे दिया। ठीक है सर? ठीक है सर। अब आइए नेक्स्ट हेडिंग लिखें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। बाकी अब डबल एंट्रीज होनी है यहाँ वो उसी तरह की, तो ये अब जरा हेल्प करनी है आपने, काफी अब आपको चीजें पता चल गई हैं। डिस्पोजल से मैक्सिमम चीजें लिंक्ड है, हेल्प कीजिएगा। क्या क्या होना चाहिए आप करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, और वंस अगेन बेटा ये उसी तरह से सिनेरियोज बन जाएंगे। सेंटर में एक लाइन हो सकता है, जो पुरानी मशीन है या पुराना एसेट है वो आपकी बुक्स में WDV पे आ रहा हो, या हो सकता है पुराना एसेट आपके बुक्स में कॉस्ट पे आ रहा हो। इट मींस लेफ्ट साइड पे वंस अगेन हम हेडिंग बना लेते हैं, इफ नो सेपरेट लेजर ऑफ, प्लीज इफ नो सेपरेट लेजर ऑफ accumulated appreciation, if there is no separate ledger of accumulated appreciation, then इसका मतलब एसेट अकाउंट
WDV पे आ रहा होगा, ये बात है प्लीज टिप्स पे होनी चाहिए प्लीज। और अपोजिट साइड पे इफ देयर इज सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अगर है तो फिर इस केस में एसेट अकाउंट कॉस्ट पे प्लीज कॉस्ट पे आ रहा होगा। अब इससे पहले कि हम आगे चलें जरा एग्जांपल का डाटा दोबारा देखें। अगर मैं आपसे कहूं कि सिचुएशन में एक्सचेंज की सिचुएशन में ओल्ड मशीन की डिस्पोजल होनी है और न्यू मशीन की एडिशन रिकॉर्ड होनी है, तो ये बात मेरी मानी जा सकती है? कौन सी मशीन जा रही है और उसके अगेंस्ट अब हमने चेक करना है। सॉल्व तो हमने कर ली है, लॉस हो रहा है गेन हो रहा है, लेकिन लॉस और गेन दोनों हो सकते हैं। ओल्ड मशीन के अगेंस्ट ये चेक होना है कि गेन है या लॉस है, और अगर गेन लॉस आ रहा है तो प्रॉफिट लॉस में जाना चाहिए। और जो नई मशीन है उसने एडिशन के तौर पे सॉरी आपकी बुक्स में डेबिट होना। ठीक है सर। तो वंस अगेन बेटा आप क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में हो सकते हैं। अगर एग्जामिनर ने लेजर्स नहीं मांगे तो फिर एंट्रीज क्या होंगी वो सोचेंगे, और फिर अगर लेजर एग्जामिनर ने रिक्वायर किए हैं तो फिर डिस्पोजल अकाउंट उसी तरह बन सकता है ओल्ड एसेट के अगेंस्ट जाके गेन लॉस कैलकुलेट हो सके जिस तरह सिंपल डिस्पोजल के केस में बनता था। तो यहाँ फर्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं, इफ लेजर्स आर, पहले नॉट रिक्वायर्ड ही कर ले, मेरे ख्याल है मेरी ख्वाहिश होगी जिस तरह वहां किया था उसी तरतीब से कर लेते हैं ताकि जरा याद रखना, लिंक करके जरा याद रखना इजी हो जाए। इफ लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, मेरे ख्याल पहले यही लिखा था हम लोगों। इफ लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड अगर है तो फिर हम एक कंपाउंड एंट्री करेंगे और उसी कंपाउंड एंट्री में हमारा गेन या लॉस फिर कैलकुलेट हो जाता है। क्रेडिट अमाउंट्स में डिफरेंस रह जाए तो गेन होता है, और वाइस वर्सा डेबिट अमाउंट्स में डिफरेंस आ जाए तो लॉस होता है। लेफ्ट साइड पे मैं करूंगा, आप मेरे साथ करवाइएगा, और राइट साइड पे फिर आप खुद से सोचिएगा। डाटा वही यूज कर लेते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है। नेट इफेक्ट ये है कि नई मशीन आ रही है और पुरानी मशीन के साथ साथ कैश जा रहा है। बिस्मिल्लाह पढ़ें, लेट्स अज्यूम नो सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। न्यू एसेट जो आ रहा है उससे डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? साथ साथ ना इस तरह लिखें, पहले पूरा करवाएं। न्यू मशीन, हिम्मत करें बताएं कितने से डेबिट करूं? और यार 380 यार कमाल हो गई। 380 या 5 लाख? मशीन तो 5 लाख वाली आ रही ना बेटा, तो न्यू मशीन ऑलवेज डेबिटेड एट कॉस्ट। 5 लाख मींस कॉस्ट पे डेबिट कर लेंगे। ये कंपाउंड एंट्री बन रही है। ओल्ड मशीन सोच के बताएं कितने से क्रेडिट करूं? ना करें यार। नो सेपरेट लेजर अगर है तो कॉस्ट पे क्रेडिट करूं या WDV पे या मार्केट वैल्यू पे? यार नो सेपरेट लेजर है तो WDV पे क्रेडिट करेंगे, सेपरेट लेजर है तो कॉस्ट पे क्रेडिट करेंगे, मार्केट वैल्यू पे तो बुक्स में हमारे एसेट आ ही नहीं रहा, तो मार्केट वैल्यू पे क्रेडिट कभी नहीं करेंगे। नो सेपरेट लेजर है तो प्लीज WDV पे क्रेडिट करेंगे, और अगर सेपरेट लेजर पे एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है तो कॉस्ट पे क्रेडिट करेंगे। प्लीज ओके है सर? कितने से क्रेडिट करूं? 150 कैसे बना रहे हैं आप? 750 माइनस 6 लाख। अगर एसेट अकाउंट अगर सेपरेट एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट नहीं था तो हमारी बुक्स में ये एसेट 1,50,000 पे आ रहा होगा और हम क्रेडिट करके अपनी बुक से निकाल देंगे। एनीथिंग एल्स इन दिस एंट्री? यस सर, नो सर, ना करें सर। कैश भी तो बेटा जा रहा है यार, इस केस पर कैश भी जा रहा है। कितना जा रहा है? तो क्या आ रहा है, क्या क्या जा रहा है? तो ये बेटा 3 हेड्स इस केस में इन्वॉल्व होंगे, और इसको लिखने के बाद कैलकुलेटर पकड़ें आप। इन अमाउंट्स में डिफरेंस रह गया है,
150 प्लस 380 टोटल हो जाएगा ये 530 शायद, और डिफरेंस आ रहा है किस साइड पे डिफरेंस आ रहा है, डेबिट अमाउंट्स में सॉरी डिफरेंस आ रहा है, इज इट गेन और लॉस, लॉस ऑन एक्सचेंज आ जाएगा, और फाइनली ये लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। आई होप कि सबने समझ लिया है, लेकिन क्या इसमें हमेशा लॉस ही आएगा या गेन भी आ सकता है? अगर सब 3 फिगर्स लिखने के बाद क्रेडिट अमाउंट्स में डिफरेंस आ जाता तो वो लॉस गेन ऑन डिस्पोजल सॉरी फिर अदर इनकम का पार्ट बन जाता। आई होप कि कोई इशू नहीं है, नोट कर ले सर। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है प्लीज? ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी कंफ्यूजन? कर लें नोट यार, क्या लिखूं या ना लिखूं? ये जिन हजरात ने बेटा लिख लिया है, आई रिक्वेस्ट काइंडली राइट साइड पर ट्राई करेंगे। एनी डिफरेंस इफ एनी? लिखे लिखे राइट साइड, एनी डिफरेंस? एनी डिफरेंस? मेरा तो ख्याल है सेम एंट्री उधर लिख लेंगे यार, कहाँ क्यों और फिर कहाँ क्यों और फिर क्या भी आ जाएगा, कहाँ डिफरेंस आएगा और इस डिफरेंस की वजह से क्या भी आएगा, ऐसे है ना यार। चलो मेरा ख्याल मेरा क्वेश्चन ही सही नहीं हुआ। न्यू एसेट बताएं कितने से डेबिट होगा? अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलहदा बन भी रहा है तो नया एसेट तो 5 लाख पे ही आएगा एट कॉस्ट। अब ओल्ड मशीन कितने से क्रेडिट होगी? और अगर ओल्ड मशीन 7,50,000 पे क्रेडिट हुई एट कॉस्ट तो फिर इस एंट्री में एक और चीज भी आएगी, किस तरफ आएगी? तो कितनी फिगर आ गई? 6 लाख। नेट इफेक्ट अभी भी बड़ा ये है 7,50,000 कॉस्ट, 6 लाख एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, नेट 150 ही है, लेकिन अब वो नेट 150 हमारे एक लेजर में नहीं आ रहा होगा, अब वो 2 सेपरेट लेजर्स में फिगर आ रही होगी। कैश एज इट इज आ जाएगा, और वंस अगेन इंशाल्लाह आपकी बैलेंसिंग फिगर चेक करें। ये डिफरेंस समझ आ गया? सिर्फ क्या फर्क पड़ रहा नहीं, क्या फर्क है? फर्क WDV की बजाय कॉस्ट है, और अगर कॉस्ट है तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हेड भी आएगा ताकि नेट WDV बन सके। चेक कर लें, वही डिफरेंस आ रहा है। सही है फिगर? 30,000 सॉल्व हो रहा। तो दिस इज लॉस ऑन एक्सचेंज, प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप कि डिफरेंस क्लियर हो गया यार। नेट इफेक्ट तो सेम है, लेकिन अगर लेजर्स अलहदा बने हो तो फिर आपको अलहदा लेजर्स में से फिगर आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। तो अगर हमने लेजर्स ना बनाने हो तो फिर इस कंपाउंड एंट्री में गेन लॉस एक्सचेंज का ढूंढा जा सकता है। चलो आगे, सेकंड हेडिंग, इफ ledgers are required, if ledgers are required according to question, अगर हमें पढ़ के पता चला कि ledgers बनाने हैं तो फिर हम अपनी इन एंट्रीज को थोड़ा सा मोल्ड करके अकॉर्डिंगली ledgers के थ्रू भी गेन लॉस निकाल सकते हैं बाय द नेम ऑफ, एंड द नेम ऑफ दैट ledger जिसमें गेन लॉस आता है इज डिस्पोजल अकाउंट।
अब ये बेटा जो मैंने लिखना है, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि पहले आपने समझना है, करवाना है, और बाद में आपके लिए है, आपने ही लिखना है। और इसके लिए हमने करना ये है कि आपने मुझे लिखवाते हुए जरा पिछले वहां पेज पे जाना है जहां आपने पहले लेजर्स आर रिक्वायर्ड में एक डबल एंट्रीज की समरी बनाई थी। तो सबके सामने काइंडली वो पेज आ जाए जो हमने डिस्पोजल की एंट्रीज करते हुए बनाया था। एक उंगली वहां रख लें, उंगली को वहां रखने का मतलब जरा एग्जाम्पल का डाटा हम यही यूज कर लेंगे, तो जरा आते जाते रहेगा लिखने की बजाय। कहाँ पहुंच गए हम? लेजर्स आर रिक्वायर्ड, और किस सफे पे पहुंच गए हैं? जिस पेज पे आपको क्या हेडिंग लिखी नजर आ रही है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल। और पॉइंट नंबर 2 की इस वक्त बहस हो रही है जी। लेफ्ट साइड पे ही पहले बात करते हैं, फिर राइट साइड इंशाल्लाह बनाते हैं। आपको अपने उस पेज पे लेफ्ट साइड पे क्या एंट्री नजर आ रही है? प्लीज क्या एंट्री नजर आ रही है? कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट की एंट्री किस अमाउंट से होती है? सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स। ये ज़हन में रखे, जरा वापस आए जो अभी एग्जांपल कर रहे थे। क्या यहां भी कैश आ रहा है? हाँ ठीक है, वो तो जात तो रहा ही है। क्या यहां भी कैश आ रहा है? अगर आता तो कितना आता? कंसंट्रेट फुल जरा। नहीं आ रहा है, यहाँ एक्सचेंज में कैश नहीं आ रहा है। अगर आता तो कितना आता? 120, 120 या 150 मार्केट वैल्यू। तो क्या एंट्री आपने उधर लिखी हुई है? कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यहां 120 कैश आने की बजाय अगर मैं कहूं कि यहां 120 कैश आने की बजाय 120 की मशीन आई है, तो ये मेरी बात समझी जा सकती है? एग्जाम्पल दोबारा गौर से देखें, वापस आने जरा, इस वक्त इस एग्जाम्पल में वापस जाना दोबारा। ये बेटा मशीन है कितने की? 5 लाख की मशीन है। यस, समझने के लिए थोड़ा सा, इस मशीन के दो हिस्से हैं शायद। 3,80,000 रुपए की मशीन कैश दे के ली है, और 120,000 की मशीन कैश लिए बगैर ली है। मशीन ली कितने की है? और यकीनन मैं को तोड़ नहीं रहा, खुदा ना खासा, लेकिन समझने के लिए 380,000 जो उसका हिस्सा है वो तो कैश पे करके लिए है, लेकिन जो उसके में 120,000 का हिस्सा है वो कैश ना लेके लिया, या कैश दे के लिया है? वो कैश लेके भी दे सकते थे, वो कैश लेके भी ले सकते थे, लेकिन हमने क्या चूज किया? कैश की बजाय हमें 120 भी मशीन ही दे दे। उसने कहा यार मशीन तो 5 लाख की है, तो हमने कहा यार टेंशन क्यों लेता है, ये ले 380। लेकिन कितनी मशीन हमने कैश लेने की बजाय मशीन की तौर पे ही ले ली है? मशीन हमने 5 लाख की ली है। 5 में से कितनी मशीन हमने पैसे दे के लिए? तो बाकी क्यों दी है उसने? कैश की जगह मशीन दे दी। एग्जाम्पल देखें, क्या 120 हमारा नहीं बनता? क्या 120,000 कैश हमारा नहीं बनता? वो किधर गया? वो कैश पकड़ने की बजाय वो मशीन हमने दे दी। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमने कैश पकड़ा होता तो क्या एंट्री करते? कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट सेल प्रोसीड्स है, फिर ये 120 से करते, 5 लाख से करते, 380 से करते, किससे करते? 120 से, जितने पे पुरानी मशीन बेचते। और कितने पे पुरानी मशीन बेचते? जितनी उसकी मार्केट वैल्यू। लेकिन कैश लेने की बजाय क्या मैं कह सकता हूं
कैश लेने की बजाय हमने 120 भी मशीन की फॉर्म में ले लिया है। कैश वाला एसेट लेने की बजाय, सही है मेरे वर्ड्स, कैश वाला एसेट लेने की बजाय हमने कैश की बजाय, कैश की जगह न्यू एसेट ही ले लिया है अप टू द एक्सटेंट ऑफ 120। और परेशान ना हो, डेफिनेटली इस बात के फौरन बाद क्या मैंने ये भी आपसे कहना है कि मशीन तो टोटल 5 लाख की है, और देयरफॉर क्या मैं कह दूंगा कि बाकी 3,80,000 की मशीन हमने कैश दे के ली है? और क्या मैं कह सकता हूं कि 120 की मशीन हमने कैश ना लेके ली है? अजीब जादू है यार। मशीन तो 5 लाख की है, लेकिन वो 5 लाख का ब्रेकअप क्या है? 380 कैश के अगेंस्ट और 120 सेल प्रोसीड्स के अगेंस्ट। और डेफिनेटली अगर हम बात समझ जाए तो क्या ये एंट्री कोई कंपाउंड भी हो सकती है? कंपाउंड का मतलब क्या, इकट्ठी भी की जा सकती है? बताएंगे इकट्ठी कैसे की जा सकती है? न्यू मशीन डेबिट 5 लाख, कैश क्रेडिट 3,80,000 और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 120,000। तो परेशान ना हो काइंडली, दूसरा हिस्सा मैंने ऐसे लिख तो दिया है, लेकिन पहली बात जरा दोबारा, क्या डेबिट होने की बजाय क्या डेबिट हो गया है? अगर कैश के अगेंस्ट बेचते तो अपने पिछले पेज में वापस भागते जाए, भागते पहुंचे, क्या एंट्री होनी थी? और अगर एक्सचेंज है तो कैश डेबिट होने की बजाय न्यू मशीन उतने से डेबिट हो जाएगी जितनी सेल प्रोसीड्स है, और बाकी न्यू मशीन उतने से भी डेबिट हो जाएगी जितने आपने पैसे दिए। अब आई होप के कुछ क्लियर हो गया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंट्री ऑन दैट पेज एंड इन दिस पेज? कैश पकड़ने की बजाय उस कैश के अगेंस्ट मशीन पकड़ ली। और जो नीचे इसके मैंने किया है, ये नई चीज है जो उस पेज पे क्यों नहीं है? ये दूसरी जो एंट्री मैंने की है, ये नई, ये जो न्यू मशीन डेबिट कैश क्रेडिट 380 है, ये इस पेज पे क्यों है और इस पेज पे क्यों नहीं है? क्योंकि वहां नई मशीन नहीं खरीदी हमने, हमने बस कैश पकड़ा और जेब में डाल दिया। और यहाँ जो कैश पकड़ना था वो नहीं पकड़ा, और अपनी जेब से 380 और निकाल के 5 लाख पूरा करके एसेट खरीद लिए। यहाँ तक ओके हो गया प्लीज? और यकीनन इसे कंपाउंड भी कर लेते हैं, तो कंपाउंड की होपफुली कोई टेंशन नहीं है। देन वापस चले जाए उस पेज पे, पहली एंट्री ओके होगी, उसमें डिफरेंस समझ आ गया है। उसके नीचे दूसरी एंट्री ढूंढे, लेफ्ट साइड पे आप हैं, लेफ्ट साइड पे आप हैं, सोच के बताएं क्या वो एंट्री एज इट इज रहेगी? दूसरी एंट्री है, दूसरी एंट्री, क्या पुरानी मशीन की एंट्री एज इट इज रहेगी? किस अमाउंट से रहेगी? WDV से क्यों रहेगी? क्योंकि हम इस वक्त किस साइड पे बना रहे हैं? तो व्हाट इज द सेकंड एंट्री प्लीज? व्हाट इज द सेकंड एंट्री? डिस्पोजल डेबिट ओल्ड मशीन, जरा वर्ड लगा देता हूँ जस्ट स्पेसिफाई करने के लिए, किसकी डिस्पोजल? तो डिस्पोजल अकाउंट बेटा डेबिट, ओल्ड मशीन क्रेडिट, किस अमाउंट से, किस दिन की WDV से? द टाइम ऑफ डिस्पोजल, सब कुछ एज इट इज है। और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 1,50,000 से ये डबल एंट्री हो जाएगी at WDV which is at the time of, which is at the time of, please which is at the time of disposal। उधर वापस जाएं, उसके बाद कौन सी एंट्री लिखी हुई है? ना ढूंढ लीजिएगा, खत्म हो गई, लेफ्ट साइड देख रहे थे, दो ही लिखी हुई थी, और यहाँ दो की बजाय बीच में एक तीसरी एंट्री आ गई है। तो यहाँ तक जब हो जाएगा तो इंशाल्लाह, एक सेकंड लास्ट स्टेप जरा देख लें, इन एंट्रीज की बेस पे जरा मुझे डिस्पोजल अकाउंट बनवा देंगे ताकि मैं गेन लॉस की कैलकुलेशन आपके सामने कर लूं? बनवा देंगे यार? फर्स्ट एंट्री देखें, फर्स्ट एंट्री गौर से देखें, किस साइड पे लिखूं, किस रेफरेंस से लिखूं? अगर कैश में बेचा होता तो रेफरेंस कैश होता, और अगर एक्सचेंज किया तो रेफरेंस न्यू मशीन आ गया। दूसरी एंट्री देखें, न्यू मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, उसका क्या करूं डिस्पोजल अकाउंट में?
प्लीज क्या करूं डिस्पोजल अकाउंट में? कुछ नहीं, लास्ट एंट्री में आ जाए। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट 150,000, ओल्ड मशीनरी का रेफरेंस आ गया। देन काइंडली लेजर को जरा बैलेंस करवा दें, कौन सी साइड ज्यादा हो गई, डिफरेंस किधर आ गया, गेन आ गया लॉस आ गया। गेन कब होता? अगर क्रेडिट डिफरेंस आता। आई होप के क्लियर हो गया है। बस एक काम जरा कर लिया, आखिरी ये कर लीजिएगा साथ कि ये जो पहली दो एंट्रीज लिखी हुई हैं इनको दो हिस्सों में अलग-अलग लिखने की बजाय फाइनली एक कंपाउंड एंट्री जरा करवा दें। न्यू मशीन डेबिट बाय ऑलवेज एट कॉस्ट, कैश क्रेडिट बाय जितना आपने पे किया है, और जो डिफरेंस रह गया वो डिस्पोजल अकाउंट में ट्रेडिंग अलाउंस चला जाएगा। ये वैसे 120 ट्रेडिंग अलाउंस है, 120 ट्रेडिंग अलाउंस है सर। ट्रेडिंग अलाउंस का मीनिंग क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन, या वो भी होता है जो आप कह रहे हैं। चलिए लेफ्ट साइड बनाएं, उसके बाद फिर राइट साइड पे भी आपने बनवाना है। ऊपर से स्टार्ट कर लें, फिर जो बाकी चीजें मैं नीचे लिखी मैं नीचे कर देता हूँ। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने को पार्टिसिपेट किया? लिख लें कंपाउंड एंट्री बेटा, वो जब नीचे जाएंगे तो लिख लेते हैं, बल्कि कंपाउंड एंट्री खुद करें यार, नीचे उसी तरह लिख लीजिएगा आपने। या मेरा ख्याल अलग-अलग पहले लिख लें, जरा कंपैरिजन इजी हो जाएगा, बाकी फिर याद रखने के एंगल से भी क्वेश्चंस करते हैं, कंपाउंड ही चला लेंगे। कंपाउंड आई होप कंपल्सरी नहीं है, कंपाउंड जैसे इसलिए शायद कि टाइम वेस्टिंग ना हो जाए, टाइम बच जाए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके। एनी इशू प्लीज जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जाने दे यार, पहले क्यों नहीं बताया? डेबिट बैलेंस बेटा लॉस होता है, डेबिट बैलेंस ही है। क्या हो गया है इस खौफजदा सवाल का मतलब? अभी थोड़ी देर पहले अपने क्वेश्चन नंबर 6 में कहा लॉस निकाला? मैं जा रहा हूं बस इंशाल्लाह 10-15 मिनट तक। क्यों ऐसे कर रहे हैं? डेबिट साइड पे आता है, डेबिट बैलेंस होता है, लॉस डेबिट बैलेंस होता है। लेजर की ऑपोजिट साइड पे बैलेंसेस आते हैं ना यार। जी वेटिंग फ्रॉम योर साइड, कंप्लीट कर लेंगे तो बताइए। ये कंपाउंड एंट्री सही है वैसे? ऊपर वाली दो एंट्रीज को इकट्ठा किया मैंने, मशीन 120 से भी और 380 से भी डेबिट हो रही है, तो 5 लाख से डेबिट, कैश क्रेडिट एज इट इज एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट एज इट इज। एनी प्रॉब्लम प्लीज? राइट साइड पे खुद से करेंगे यार, अगर सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन हो तो क्या चेंज आएगा?
शायद सिर्फ कहाँ चेंज आएगा, अगर हेल्प लेनी है पिछले पेज से तो ले लें, लेकिन मेरा ख्याल अब शायद जरूरत नहीं है। राइट साइड ट्राई करें, जो एंट्रीज अनचेंज आपके ख्याल में रहेंगी और जिसमें चेंज आना ट्राई करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स पर नोट कर ली ये, कोई लिख तो नहीं रहा अभी एंट्रीज जो बोर्ड पे है? सब लोग आ गए राइट साइड पर? जी सर, पहली एंट्री क्या कैश वाली बदलती है? बदलती है सर, तो यहां भी बदलने की कोई सेंस नहीं है, तो न्यू मशीन डेबिट नहीं बेटा, डिस्पोजल क्रेडिट लेते लिखना, बाद में इसमें भी कंपाउंड हो जाएगा। न्यू मशीन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। जी, न्यू मशीन की दूसरी एंट्री एज इट इज ही रहेगी, इट मींस वंस अगेन कंपाउंड करके सेम बन जाएगी। प्रॉब्लम सिर्फ क्या होता है, अगर सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन हो तो प्रॉब्लम बस क्या होता है, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट ओल्ड क्रेडिट। अब WDV की बजाय कॉस्ट पे एंट्री होने की वजह से एक और कौन सी एंट्री बीच में ऐड हो जाएगी, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 6 लाख, एंड प्लीज एवरी अदर थिंग रिमेन्स सेम। बना लें, इस साइड पे भी डिस्पोजल अकाउंट बना लें और उस डिस्पोजल अकाउंट के नीचे पर कंपाउंड एंट्री भी लिख लीजिएगा। तो व्हाट इज द प्लीज ओनली डिफरेंस, जो शायद वहां था WDV की बजाय एसेट अकाउंट कॉस्ट पे क्रेडिट हुआ, और क्रेडिट एसेट अकाउंट कॉस्ट पे होने की वजह से फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री भी बीच में आ गई। ओके प्लीज बनाए डिस्पोजल अकाउंट। इस केस में डिस्पोजल अकाउंट में कौन से फिगर जाएंगे, देखिए जरा, पोस्टिंग करें जरा, पोस्टिंग भजन पोस्टिंग। एनी कंफ्यूजन, एनीबॉडी इन क्लास? ये तो होगा यार, मेरे अलावा कोई है? पोस्टिंग भाईजान पोस्टिंग। वन 120 किस साइड पे आएगा, न्यू मशीन। 750 आएगा डेबिट साइड पे, ओल्ड मशीन। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब एडिशनली 6 लाख। प्लीज डिस्पोजल अकाउंट में, प्लीज डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगी, और डिस्पोजल अकाउंट को बैलेंस करके चेक करें, मेरा ख्याल गेन आ रहा है, और क्रेडिट साइड पे आ रहा है यार। नहीं फाइनल करने, कोई नहीं, इसी तरह ही होता है। डेबिट बैलेंस रिफ्लेक्ट्स लॉस ऑन डिस्पोजल एंड क्रेडिट बैलेंस रिफ्लेक्ट्स कौन से साइड ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। 80,000 इज लॉस ऑन डिस्पोजल, और फाइनली अगर कंपाउंड करके भी दोबारा लिखनी है तो लिख लें। तो नया एसेट बेटा एज इट इज रिकॉर्ड होगा, पुराने एसेट की WDV की बजाय कॉस्ट पे एंट्रीज हो जाएंगे। देख लीजिएगा, अगर आप नहीं पूछ रहे तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बात क्लियर होगी। प्लीज डन है सर? जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। एनी प्रॉब्लम प्लीज?
आप में से जो हजरात कॉस्ट भी साथ पढ़ रहे हैं सही से सिलसिला चल रहा है, F1 और कॉस्ट ओके जा रही है? आप ही बोल रहे हैं ना? चले सर, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट, अभी आज टाइम अब सफिशिएंट नहीं है, एक्सचेंज का क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन बेटा मंडे को कोशिश करेंगे कि इधर एक टेस्ट के लिए भी टाइम निकला यार। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक काइंडली रिवाइज कर लें, और कोशिश करेंगे कि मंडे को एक टेस्ट के लिए भी टाइम निकल आए। डन है सर? अल्लाह हाफिज। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका तो नहीं क्वेश्चन? अल्लाह हाफिज।